जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम पूरे सब भारतवासियों से आप सबसे निवेदन करके एक बात बताएंगे। आप सबके कल्याण के लिए, आप सबको सुखी रहने के लिए, आपके आगे आने वाली पीढ़ी को सुखी रहने के लिए एक छोटा सा बात बताएंगे, जिसको करने से आप सब लोग सुखी रह सकते हो। देखो, जैसे कोई रोगी हो, डॉक्टर जो नियम कहता है उस नियम से चलना चाहिए। क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका त्याग करना पड़ता है। दूसरी बात, एक चटपटा जिहवा हो जाता है, बदल बदल करके हर दुकान का स्वाद लेता फिरता है। तो क्या होता है, उसका बदल बदल करके स्वाद लेने से पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो जीवन ही खराब हो गया समझो। देखो, सुखी रहने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बदल बदल कर स्वाद मत लो। साथ ही मेहनत थोड़ा करने के लिए लोग सीखे। जैसे एक उदाहरण में कहा गया है कि परिश्रम करोगे सुखी रहोगे। देहे दे सुख, देहे दे दुख तो पेटे हो सुख। तो देखो, एक स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। क्या? एक छोटा सा स्वार्थ है कि देह को हम सुखी न रखें। जैसे धूप से, सर्दी से, गर्मी से बचाएंगे तो अन्न खाने को नहीं मिलेगा, दूध फल खाने को नहीं मिलेगा, तो हम दुखी रहें। तो एक छोटा सा स्वार्थ त्यागना पड़ता है, क्या हम सुखी न रहें। देह को सुखी रखेंगे तो पेट को बहुत दुखी होगा, हम भूखे मरेंगे, बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। तो इसलिए छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। इसी तरह से हम ये बात राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं आप लोगों को। हम सबको अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागना चाहिए। जैसे हम देखते, अभी अयोध्या में हम गए थे तो वहाँ के लोग कहने लगे, अरे भाई, योगी जी ने तो हमारा पुश्तैनी मकान बना था यहाँ रोड के किनारे, उन्होंने तोड़वा दिया, हमको कुछ मुआवजा भी उन्होंने नहीं दिया। देखो, ये छोटा सा स्वार्थ है। एक तो सरकारी ज़मीन में हम मकान बना करके रहें, ऊपर से कहे कि हमको मुआवजा दो। एक बात बताओ, आपके ज़मीन में कोई घर बना करके रहे तो क्या छोड़ दोगे? घर भी उजाड़ोगे और कहेगी कि जितना दिन रहे हो उतना दिन का जोड़ करके इस ज़मीन का किराया दो। नहीं देने पर कोर्ट में दावा करोगे, मुकदमा ठोक दोगे हमारे ऊपर, अगर हम ही हैं आपके ज़मीन में। तो अगर आपके जोतने वाला ज़मीन हो, फसल उपजाने वाला, उसको ज़बरदस्ती जोत करके हम खाते रहें तो क्या आप ऐसे छोड़ोगे? कहोगे कि जितना दिन खाए हो उसका जोड़ करके उसका ब्याज सहित हमको दो। ब्याज सहित सब लोग ले लोगे। तो देखो, एक तो हम दूसरे की ज़मीन में रहें और छोड़े तो कहे कि हमको उसका मुआवजा चाहिए, उसकी भरपाई चाहिए जो हमने खर्च करके मकान बनाया था। कितनी अनर्थ की बात है। देखो, ये छोटे छोटे स्वार्थ को त्याग करके आप लोग देश हित की बात के सोचो। देखो, ये नरेंद्र मोदी जी हों या योगी जी हों, ये लोग सबके हित की बात सोच रहे हैं। हम अयोध्या में जो देखे, रोड रास्ता की ज़मीन को लोग कब्जा करके बनाए थे मकान, अपना दुकान। लोगों को आने जाने में, यात्रियों को परेशानी होता है। जो यात्री नहीं जाएंगे तो आपके दुकान का सामान खरीदेगा कौन? लोग कहेंगे भाई उस रास्ता पर तो, उस रास्ते पर जाने लायक तो है ही नहीं, हम कैसे जाए अपना गाड़ी लेकर के? हटाओ, हम नहीं जाएंगे, चलो दूसरे तरफ चले जाएंगे। तो दुकान कैसे, किसके बल पर चलाओगे? तो देखो, व्यापार के लिए आने जाने का रास्ता तो होना ही चाहिए, तभी आपका वाहन जा सकता है, कोई वाहन आपके यहाँ लेकर के आ सकता है। देखो, आप ले लो खेतों की बात। जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस ब्लॉक के अंदर रोड का सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है वाहन जाने का, वहाँ का माल सामान सस्ता भाव में जाता है। और जहाँ देखो रोड का सुविधा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ का फसल सब कुछ अच्छा भाव में चला जाता है।
वहाँ लोग सब्जी उगाते हैं, फूल उगाते हैं और तुरंत गाड़ी में लाद करके शहरों तक तो पहुँचा देते, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो देखो, जब तक अपना छोटा छोटा स्वार्थ हम लोग नहीं त्यागेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। वो लोग कर रहे हैं सबके भला के लिए, आएंगे जाएंगे लोग। अब वहाँ जो है आने जाने से सबका विकास होगा। अभी तो थोड़ा परेशानी महसूस हो रहा है, लेकिन सारा व्यवस्थित अभी बन जाएगा सबको। एक बात हमने देखा वहाँ, बहुत अच्छी बात, वहाँ नया घाट के ऊपर बहुत से गरीब लोग, साधु और गृहस्थ भी छोटे छोटे झोपड़ी लगा करके रहा करते थे। उस झोपड़ियों को जोगिन जी ने तोड़ने के पहले एक कॉलोनी बना करके, जिसका नाम है काशीराम कॉलोनी, और भी कॉलोनियाँ हो सकती है। हम काशीराम कॉलोनी में गए तो एक बलिया जिला के थे, उनका नाम था बालक दास। उनकी लड़की और दामाद वहाँ जा कर के रह रहे हैं। उनका मकान नंबर भी आपको बता दे रहा हूँ, 1350 नंबर मकान है, ब्लॉक नंबर 80 है। ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ भूल रहा हूँ, लगभग 80 है ऐसे। तो देखो, ये सब गरीबों को, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के पहले सबको अच्छा फ्लैट उन्होंने दे दिया है, जिसका जाओ खरीदने के लिए तो कम से कम, उसका नहीं तो कम से कम जो है 15 लाख रुपये कीमत लगेगा। जो झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते थे, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, उड़ जाता था, परेशान होते थे लोग। पानी से हर साल झोपड़ियाँ सड़ जाती थी। लेकिन आ जाओ तो देखो, वो लोगों को बढ़िया एक मकान बना करके उन्होंने दे दिया, बिल्डिंग है वो। तो देखो, काशीराम कॉलोनी में जा करके आप लोग, अयोध्या में जिसको नहीं जानकारी ने जा करके देख लो कि हम झूठा कहते ये सच कहते। उसमें जितने उन लोगों से पूछा कि ये ज़मीन पहले झोपड़ी तोड़ने से पहले ये दिए थे या झोपड़ी तोड़ देने के बाद में दिए, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, झोपड़ी तोड़ने से पहले हम लोगों को यहाँ ला करके मकान दे दिए, उसके बाद झोपड़ी तोड़ी गई। हमने ये पहले समाचार में सुना था कि उनका कहना है कि भाई झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के पहले हम लोगों को व्यवस्थित कर देंगे, उसके बाद तोड़ेंगे। तो देखो जोगी और मोदी जी जो कहते वही करते, उसके विपरीत एक शब्द नहीं हो रहा है, उल्टा नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी की बात हुई। हाँ, उसमें कुछ ऐसी बेईमान लोग हैं। एक चाय वाली माई है, वहीं डेरा डाल करके बैठी हुई है कि हमको जगह नहीं मिला। उसको पता लगा कि जगह मिल चुका है। वो जो है कि ये बालक दास का दामाद और लड़की ने बताया कि वो माता जी को यहीं मकान मिल चुका है, फिर भी ज़बरदस्ती बैठी है, हट नहीं रही है। मैं पहुंची वहाँ तो पूछने पर बताई कि हमको अभी जगह मिला ही नहीं, आप प्रतिदिन कहते हटने के लिए। तो देखो, ये बेईमानी है। देखो, इस तरह के बेईमान लोग सरकार का शिकायत करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। और हम एक समाज में देखते हैं कि सब लोग नौकरी चाहते हैं। सब लोग को नौकरी क्यों करोगे भाई? आज हम ये देखते कि सबको होड़ लगा हुआ, एक गरीब जो मजदूर है ना, जिसको कुछ सामर्थ्य नहीं है, वो भी कहता है कि हम अपने बच्चा को कलेक्टर बनाएंगे। पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, सरकार के ऊपर थोप देता है कि हमारे लड़के को पढ़ाओ। दूसरी बात, सबको क्या चाहिए, आईएएस और पीसीएस का ऐसा डिग्री चाहिए। तो देखो, ये सब गलत है। आईसीएस पीसीएस करके सब लोग बड़े बड़े डिग्री पदों को लेना चाहते हो, जगह रहेगा तब तो। मान लो आईएएस करके कलेक्टर बनने का एक पद मिलता है, तो बताओ, जिला में एक ही पद है कलेक्टर का और सभी बच्चे वही डिग्री प्राप्त कर लें, तो कहाँ से सबको जो है क्या घर घर में जिला बनेगा? और घर में 4 बच्चे हैं तो घर में 4 जिले बनेंगे? तो जगह होना चाहिए, विचार तो करो। फिर हम एक बात कहेंगे, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हम ये देखते कि सब लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। सरकारी नौकरी क्यों? कारण कि उसमें घूसखोरी सबको पता है। लोग कहते हैं कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता, बिना घूस का काम नहीं होता है। फिर भी सब लोग इसी के चक्कर में पड़े हो। सामने से तो हम ईमानदार रहेंगे और पीछे हाथ फैला देंगे, भैया 2 लाख 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ दे दो, तुम्हारा काम हम कर देंगे। बस इसी के लिए कारण से लोग लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया घूस देकर के नौकरी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हो भाई? अगर जानते हो कि हमको केवल तनख्वाह ही मिलेगा तो फिर नौकरी खरीदने का क्या जरूरत? तो लोगों को पता है
कि 1 करोड़ अगर देंगे तो 100 अरब हम कमा लेंगे, खरीद लूट लेंगे। लूटने की पद्धति हो चुकी है, लूट खसोट हर जगह, सबको पता है कि सरकारी नौकरी में लूट है। तो क्या लूटने के लिए जा रहे हो? सब लोग कहते हैं ये बात। तो देखो, अपना स्वार्थ त्यागो, स्वार्थ त्यागे बिना सुखी नहीं रह सकते हो। जैसे दूध खाना है तो शरीर का सुख का थोड़ा सा स्वार्थ का त्याग करते हो तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी और दही मिलता है घर में। अगर अनाज चाहिए भरपेट तो मेहनत करके अनाज उपजाते हो तभी भरपेट अनाज खाने को मिलता है। लेकिन सब लोग ये चाहते कि हम नौकरी करेंगे। और हमारे गांव में जो मजदूर हैं वो भी कहते कि हमारा बच्चा तो भाई देखो हमने मेहनत कर लिया सो कर लिया, हम अपने बच्चे से मेहनत नहीं कराएंगे, हमारे बच्चे को तो ऐसे पढ़ा लिखा कर देना है ताकि एसी में बैठ कर के आराम से लिखा पढ़ी करे। तो सब लोग अगर लिखा पढ़ी करोगे तो खाओगे क्या, ज़रा विचार तो कर लो। सब लोग एसी में रहना चाहते हो, वातानुकूलित कोठरी में बैठ कर के और लिखा पढ़ी करोगे तो लिखा पढ़ी करने से क्या खाने को मिलेगा? हम ये कहते, घर का उदाहरण दे देते, अगर सब लोग चाहें कि हम आराम से बैठ कर के एक जगह आराम करें, एसी घर में रहें, हमें रसोई ना बनाना पड़े तो खाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो, खाना बना कर के खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ हो नहीं सकता। तो देखो, हम ये कहेंगे कि स्वार्थ त्यागे बिना कुछ नहीं हो सकता है। और ये सरकार तो इतना सुविधा दे रहा है कि 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपया तक लोगों को बिना ब्याज का पैसा दे रहा है। लेकर के अपना अपना उद्योग धंधा खोलो, कोई बेरोजगारी नहीं है। करने वाले के लिए हजारों काम है और न करने वाले के लिए तो कोई काम ही नहीं है। घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत घरों में देखा हूँ, कहते क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। घर में ही कुछ लोग ऐसे कि काम करते करते परेशान रहते हैं, हर घरों की बात है। कुछ घर में आलसी सब जगह होते हैं, कहते कि क्या करूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं, क्या कर लें, कुछ काम नहीं मेरे पास। अरे भाई, करोगे तब तो काम होगा, कारण कि हमने जीवन में अनुभव किया है। आवारागर्दी हम ही करें तो कोई काम ही नहीं है, करने के लिए लाखों काम पड़ा हुआ है। देश के काम है, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, परिवार नहीं, हमारा सारा संसार ही हमारा परिवार है। देखो, कहने के लिए हमारा एक भी नहीं है, नहीं तो हमारा पूरा संसार है। उस तरह का मैं व्यक्ति हूँ, मैं एक सखी संप्रदाय का साधु हूँ। तो देखो, हमारे इस जगत के रीति से हमारे परिवार में कोई नहीं, लेकिन आप सभी हमारा परिवार हो। इसीलिए आप सबको समझा रहा हूँ कि आप सब लोग अपना कल्याण चाहते हो तो देश के बारे में पहले सोचो। देखो, छोटे छोटे स्वार्थ में मत पड़ो। अब जैसे कि मोदी जी ने हमको ये नहीं दिया तो बताओ, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ऐसा मत सोचो। वही आए तो गरीबों का खाता भी खुला, वही आए तो आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिल रहा है। अपना जाकर के कार्ड बनवाओ, 5 लाख रुपया तक मिलता है। अभी उसको बढ़ाने का योजना है, 10 लाख रुपया तक किया जाएगा। गरीबों को आवास पहले भी मिलता था, लेकिन पहले था कि प्रधान के खाते में पैसा जाता था, प्रधान जैसा चाहे मन कहे वैसा बनावे या न बनावे। लेकिन अब तो लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा चला जाता है, बिचौलिया को, दलालों को खाने को मौका नहीं मिलता है। देखो, इस सरकार में पारदर्शिता के हिसाब से काम किया जा रहा है। साफ सफाई दर्शा करके सच्चाई ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। पहली बात, हम सबको ये देखना चाहिए देश का सुरक्षा। ये जो मोदी जी आए उसके बाद जो है सीमा सुरक्षा के लिए बहुत से व्यवस्था उन्होंने किया। तरह तरह के जहाज, राफेल, चिनूक हेलीकॉप्टर इत्यादि कई तरह के लेके आए। अब तो भारत में भी कई तरह के हथियार और हवाई जहाज जैसे तेजस इत्यादि बनने लगे हैं। और ये बनाने के अपने तक सीमित नहीं, इसको व्यापार में भी किया जा रहा है कि भाई इसको दूसरे देश को भी बेचेंगे, इससे अपने देश को फायदा होगा। इनका कहना ही है कि आत्म स्वावलंबी हम सबको बनना चाहिए। तो देखो, हम यही कहेंगे कि भाई देश की बात सोचो। आज हमने एक वीडियो देखा, पूर्व सैनिक था, वो कह रहा था कि हमें कुछ न मिले, हमारा पेंशन पूरा अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें अपने स्वार्थ में नहीं पड़ना है। हमारे इस समय मोदी जी राष्ट्र की सुरक्षा के कार्य कर रहे हैं,
हमें राष्ट्र का सुरक्षा देखना है। तो हम देखो, हम भी 66 वर्ष उम्र चल रहा है, आज तक हम वृद्धा पेंशन के लिए सरकार से कहने नहीं गए कि हमें वृद्धा पेंशन चाहिए। क्यों? हमने समाज को क्या दिया है? हमने दिया नहीं है तो सरकार कहाँ से देगा? ये समाज के कर के पैसा से, टैक्स के पैसा से ही कट करके हमको मिलेगा। इसलिए वृद्धा पेंशन लेने को नहीं सोचना चाहिए। देखो, अपने परिश्रम से कमा करके खाने का, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सबको सोचना चाहिए। जीवन निर्वाह करो, अपने दम पर करो, किसी से लोभ लालच मत रखो। ये समाज का ही पैसा होता है, सरकार कहाँ से ला करके देता? सरकार देगा कहाँ से? समाज से लेकर के ही देता है। ये पागलपन है लोगों का। अरे सरकार से ले लेंगे, सरकार कहाँ है? आप ही और हम तो सरकार हैं। ये समाज ही सरकार है। समाज ही सरकार को बनाता है, सरकार समाज को नहीं बनाता। ये चाहे तो समाज सरकार को उखाड़ करके फेंक दे और चाहे बना दे या चाहे बिगाड़ दे। समाज में ही दम है, समाज ही सरकार को बनाता है। जिस सरकार को समाज नहीं चाहा उसको उखाड़ करके फेंक दिया। देखो, लेने की इच्छा मत रखो, आएगा कहाँ से? आप सबको देना होगा। और हम बार बार कहेंगे कि छोटे छोटे स्वार्थ में मत फंसो। देश की देखो, समाज का देखो, देश का नाम कितना आगे गया। और ये लोभी लोग, बेईमान लोग, चोर लोग कहते हैं मोदी जी देश को बर्बाद किए। अब रेल की रही बात, चाहे बहुत सी विभाग है जो कि ठेका पर दे दिया गया है। ठेका पर देने का कारण ये पड़ा, अभी आप लोगों को सरकारी स्कूल के ऊपर ही उदाहरण दे दूं। पहले था कि शिक्षकों को तो बहुत बुरा लगेगा, जितने ये टीचर कहे जाते हैं ना, फटीचर, इनको हम फटीचर कहते। आता जाता कुछ नहीं, बहुत से शिक्षक हैं। हम देखते कि पूछा जाता है कि भाई देश का राष्ट्रपति क्या नाम है? कई जगह से सुनने को मिला, ये हम चैनलों पर देखे, समाचार में पूछा जाता है कि देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है, उसको पता नहीं। ये बताओ देश की राजधानी कहाँ है? बताओ। ऐसे छोटे छोटे जो है उन सबको, कई से टीचर है जिनको कुछ पता नहीं है, और टीचर बन के क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? देखो, ये है शिक्षक जो स्वयं उनको पता नहीं क्या वो बच्चों को पढ़ाएंगे। सबकी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई कोई है ऐसे मूर्ख, तो ऐसे है कि पैसा दे करके, घूस दे करके उसमें उस पद पर चले गए, प्रमाण पत्र मिल गया, प्रमाण पत्र लेकर के वो चले गए, तो प्रमाण पत्र काम नहीं करेगा। उसकी योग्यता, उसका शिक्षा ही वहाँ कार्य करेगा। प्रमाण पत्र बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, वह शिक्षक उसके योग्य होगा तो ही पढ़ाएगा। और उदाहरण ले लो, जैसे मान लो कोई डॉक्टर हो, डॉक्टरी का प्रमाण पत्र तो मिल गया, अगर उसको डॉक्टरी का तौर तरीका नहीं मालूम है, सुई लगाने का तरीका नहीं मालूम है, ऑपरेशन करने का तरीका नहीं मालूम है, तो प्रमाण पत्र ऑपरेशन करेगा क्या? सुई लगाएगा वही प्रमाण पत्र? सुई प्रमाण पत्र नहीं लगाएगा। सुई लगाएगा डॉक्टर, ऑपरेशन करेगा डॉक्टर। किसी तरह का जांच करना होगा तो प्रमाण पत्र जांच नहीं करेगा, उसी डॉक्टर को ही जांच करना है। तो देखो, केवल आज पैसे के बल पर डिग्रियां खरीदी जा रही है, प्रमाण पत्र खरीदे जा रहे हैं, यानी योग्यता लेकर के लोग घूस दे करके वहाँ बैठ जाते, कार्य नहीं करते। पुलिस विभाग में भी, किसी भी विभाग में लोगों यही कार्य हो रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। ये समाज का इससे बहुत घातक हानि होता है। इसलिए आप लोग भाई छोटे छोटे स्वार्थों में मत फंसो, इससे बहुत हानि है। अपने अंदर नैतिकता लाओ। आज नियत न होने के कारण, नियति ठीक नहीं है, नियत ठीक न होने का कारण से सब लोग चिल्ला रहे हैं कि हम तो बेरोजगार हैं। इसके पास काम नहीं है, काम सबके पास है, लेकिन इसके कारण हम बताए हैं कि क्यों बेरोजगारी है। इस वीडियो में थोड़ा सा दर्शा दें। पढ़ाई लिखाई की पद्धति यानी नियम ही गलत है। बेरोजगार बनाने वाली पद्धति है। 2 फरवरी 1835 को यह नियम लागू किया था लॉर्ड मैकाले ने, गवर्नर था यहाँ का। 1835 में 2 फरवरी 1835 को ये नियम लागू कर दिया, वो लंदन से ही। तो धीरे धीरे भारत में चलने लगा। आज भी वो पद्धति चल रही है, वो पद्धति का कारण है। इसलिए क्यों लोग बेरोजगार हैं? देखो, पढ़ते समय में कोई कार्य नहीं करना है। पढ़ते समय में कार्य करोगे तो क्या है, कार्य करने का ज्ञान भी होगा और शरीर में हर तरह के कार्य करने का क्षमता भी होगा। देखो,
हर तरह का कार्य जो कोई करना जो जानता है वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता। बेरोजगार वो होता है कोई कार्य करना नहीं है। आज के बच्चों के पास तो यही है, केवल कॉपी पर लिख लो और पढ़ लो, बस इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। बहुत अगर चाहिए तो केवल एक तरह की कोई काम सीख लो, कोई डिग्री ले लो, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, और जो है कि कृषि विभाग का हो या कोई भी विभाग ले लो। एक विभाग का ज्ञान ले लो या 2 विभाग का ज्ञान ले लो, उसके बाद अपने घर में जाओ। क्या बताओ, क्या 1-2 कार्य करने से, ज्ञान करने से क्या जीवन चलेगा? सभी तरह के कार्यों का इस जीवन में आवश्यकता है। पहले देखो, 2 फरवरी 1835 से पहले भारत में ऐसी व्यवस्था थी कि बच्चों को सभी कार्य सिखाए जाते थे, जिसको कहा गया संपूर्ण जीवनोपयोगी शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण भी ले लो और उसका प्रशिक्षण ले लो, सभी कार्य सीख लो, जो जो जीवन में जरूरत पड़े उस कार्य को करो और करके अपने जीवन का कल्याण करो। डॉक्टरी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, मैंने कोई भी कार्य के लिए किसी के पास जाना ही नहीं पड़ता है। सब कुछ का ज्ञान रहता था, सभी लोग अपना कार्य कर लेते थे। आज तो कोई बीमार हुआ तो चलो कितना भी पढ़ा लिखा है लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन पहले किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रही, बस अपना दवा स्वयं कर लो। आज तो देखो, युद्ध विद्या का ज्ञान जाकर के सीखना पड़ता है। कब? जब मिलिट्री में सेना में भर्ती होना होता है तब। उस समय ऐसी पद्धति नहीं थी, उस समय पढ़ते समय में गुरुकुल में ही ये सारी विद्याएं दी जाती थी। देखो, ये अपना इतिहास उठा करके देखो तो आप सबको पता होगा कि हमारा भारत का शिक्षा पद्धति कैसा था। और ये बात आप लोगों को संकेत दे दें, उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट के शिक्षा शास्त्र में ये बात पढ़ाया जाता है। वैदिक शिक्षा नीति उठा करके देखो, वैदिक शिक्षा नीति कैसी थी। और आप लोगों को एक और संकेत दे दूं, जिस पुस्तक को पढ़ करके बच्चे बीएड की डिग्रियां प्राप्त करते हैं, उस पुस्तक में भी सारी बातें लिखी हुई है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने गूगल पर पूछ सकते हो कि हमारी प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा नीति कैसी थी। क्या उस समय सभी तरह की शिक्षाएं बच्चों को दिया जाता था? तो सारी बातें वैदिक कालीन शिक्षा नीति के बारे में बताई गई है। इसलिए आप लोग कहीं दूर मत जाओ, आप अपने गूगल पर पूछो और अपने भ्रम को दूर करो। हम ये सबसे बात कहेंगे, आप केवल आप लोग छोटे छोटे स्वार्थों में पढ़ करके सरकार को बदनाम मत करो। सरकार को बदनाम करने से कोई फायदा होगा नहीं। और देखो, बार बार बदल करके स्वाद लेने से जानते हो ना ये क्या होता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बार बार सरकार बदलोगे तो देखो, ये हम लोगों को देखते, भाई इसको ज़रा देख लो, उसको ज़रा देख लो। अभी हम कुछ लोगों से सुन रहे हैं, अरे भाई अखिलेश तो हम लोग कहते थे खराब था, अखिलेश से तो खराब निकल गए, योगी कैसे खराब निकले? कारण कि आपका स्वार्थ, आपका छोटा सा एक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए आदित्यनाथ योगी खराब हैं, मोदी खराब हैं। कुछ दिन पहले लोग कहते थे योगी और मोदी तो अच्छे हैं, अब खराब हो गए, कारण कि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, योगी और मोदी खराब हो गए। स्वार्थ आपका पूरा हो जाए बस योगी मोदी अच्छे हो गए। ये लोगों को पता है कि यहाँ चोरी गुंडागर्दी बहुत कम हो रहा है, कारण कि ये चोरी गुंडागर्दी कोई सरकार नहीं करवाता, समाज के लोग ही करते हैं। हाँ, सरकार भी करवाता है, कारण कि हम एक बात ये कहेंगे, यही आज जिस समय यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस का सरकार था, तब मुजफ्फरपुर का दंगा 3 वर्षों तक धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया कि लोग लड़ मर रहे हैं, आखिर इसका भला कैसे होगा। आखिर क्यों? अपने अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ में, ताकि हमारा सत्ता बना रहे। अगर मुस्लिम समुदाय हमसे नाराज़ हो जाएगा तो हमारा पद चला जाएगा, ये लोगों का यही केवल मानसिकता है। लेकिन देखो, उसमें मुस्लिम भी मारे जाते थे, हिंदू भी मारे जाते थे, दोनों की हानि हो रही थी। तो देखो, ये दोनों की या किसी की हानि से बचाने का जिम्मेदारी सरकार का होता है। भाई दोनों को लड़ने मत दो, दोनों को बीच बराबर करो,
दोनों को शांत करो, दोनों में किसी का हानि न हो। इस समाज का दायित्व बनता है, इस सरकार का दायित्व बनता है। समाज ने तो चुन करके बैठा दिया, आपका दायित्व है समाज को सुरक्षा देना। तो देखो इस तरह के सरकार को आप लोग मत रखो ताकि ध्यान न दे। अब सरकार, ये सरकार सबके सुरक्षा का ध्यान दे रहा है, बदमाशों को मार दे रहा है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो है नियम नहीं कि तुम बदमाश को पकड़ के मार दो। क्या ये नियम है? क्यों बदमाश जहाँ हो तहाँ लेकर के रोड पर ही लोगों को गोली मार दे? जैसे राजेश पाल का हत्या किया आतिक अहमद ने, क्या यही नियम था? कानून इसके लिए संविधान में है क्या? बताओ, कोई भाई हो तो बताओ कि संविधान में लिखा है कि बदमाश के लिए छूट है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ पकड़ के मार दे। लेकिन अगर उसको पकड़ लिया, कहीं भागा दौड़ी में मुठभेड़ में मार दिया गया, मर गया, तो भाई ये नियम नहीं है। कोर्ट किस लिए है? तो भाई उसके लिए, अगर सरकार के लिए कोर्ट है, पुलिस के लिए कोर्ट है, तो उस बदमाश के लिए भी कोर्ट में वही नियम होना चाहिए। संविधान एक ही होता है, उसी संविधान के हिसाब से सबको चलना चाहिए। कानून सबके लिए एक होता है मेरा भाई, ये दो नहीं। अब हम बहुतेरे लोगों को देखते हैं कि बस ये नियम नहीं है कि जिसको मर्जी हो उसको मार दो। भाई मुठभेड़ हुआ, भागा दौड़ी हुआ, छीना झपटी हुआ, मारा मारी हुआ, भाई किसको चोट लगा उसमें देखो। राजेश पाल का हत्या हुआ तो उसमें पुलिस वाले भी मारे गए थे, सबको मालूम है। तो उस समय कानून आप लोगों को कहाँ चला गया था? उसमें कानून की बात नहीं करते, क्यों वो बदमाश मार दिए दिन दहाड़े घेर करके। देखो इस तरह से हम सभी बदमाशों की बात नहीं करते, तो कोई भी बदमाश मारा जाता है। इसी तरह से लोग कहते हैं कि भाई उसके लिए कानून चाहिए, पकड़ो, मुकदमा चलाओ, मुकदमा में फैसला होगा, वैसा जज जो है न्याय देगा, वैसा दंड मिलेगा। देखो ये स्वार्थ वाली बात है। छोटे छोटे स्वार्थ में लोग समाज में भेदभाव फैला करके अपना अपना सत्ता जमाना चाहते हैं, ये गलत बात है। देखो इसमें समाज का हित नहीं है, समाज का अहित है। समाज में हम सभी आ गए, हम एक की बात नहीं करते, सबकी हानि है। पक्षपात मत करो, जो बीच बरावा हो करके झगड़ा को शांत कराओ। आप नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, सभी नेता हो। नेता का मतलब नीति का भंडार यानी खजाना। आप अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना कि हमारा नाम क्या, मैं नेता हूँ। नेता हो तो नीति का भंडार। और क्या काम करते हो, क्या बात करते हो, शर्म नहीं आता है? ये नैतिकता की बात है, नैतिकता से अनैतिकता की बात है। किसी बदमाश का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये गलत बात है। जो समाज के लिए घातक है उसकी कोई जाति नहीं होती। बदमाश तो बदमाश, आतंकवादी तो आतंकवादी। और वे लोग विकास दुबे मारे गए तो उसमें कहते देखो ये ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। अरे देखो उसमें तो अब ब्राह्मण मारा जाए, ब्राह्मण कहीं मर गया मुठभेड़ में तो ब्राह्मण को मरवा रहे हैं, इधर मुसलमान मर गए तो मुसलमान को मरवा रहे हैं। देखो सरकार के नज़र में, न्याय के नज़र में सभी बराबर है। ये नहीं कि किसी का पक्ष लिया जा रहा है, चाहे कोई हो, सबको एक ही बात है। तो देखो वो भी मुठभेड़ किए तो मारे गए। आज बहुत से बदमाश जेलों में बंद है, मुकदमा चल रहा है। जैसे मुख्तार अंसारी को ले लो, अगर यही जोगी को करना होता तो मुख्तार अंसारी को नहीं मार देते। लेकिन नहीं भाई, चलो जो न्याय है चल रहा है, जैसा कोर्ट फैसला देगा वैसा होगा, उसकी मर्जी। तो देखो ऐसा होना चाहिए। अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों में पड़ करके सरकार को दोषी मत ठहराओ। और जो आप लोगों को लगे थोड़ा भी अपने न्यायिक विचार से, न्यायिक दृष्टि से सोचो, जो सही हो उसको मत दो, उसको जिताओ और अपना कल्याण करो, अपने भविष्य के आने वाली पीढ़ी का कल्याण करो। यही लोग देश का रक्षा कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी और योगी हमारे समझ से। और आप लोग अपने नज़र से जो भी मर्जी हो सोचना देखना। हम तो यही कहेंगे कि ये दो लोगों के हमारे समझ से है। और बदलो मत, बार बार बदल के खाने से, स्वाद लेने से क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोग स्वाद लेना मत सीखो। और भी उदाहरण देना था लेकिन हम वैसा उदाहरण नहीं देंगे। तो देखो हम ये भोजन के ऊपर उदाहरण देंगे। बदल के स्वाद लोगे ना तो चटपटा खाओगे। बदल के जिह्वा का स्वाद मत लो। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान भागते रहो, स्वाद लेते रहो तो पेट बिगड़ेगा।
इसी तरह से सरकार बदलने से हानि होगी। सरकार बार बार बदलो मत। जो ये नहीं कि ज़रा उसको देख ले, ज़रा उसको देख ले, ज़रा इसको देख ले, उसको देख ले, देश बर्बाद होगा। जो सही उचित न्याय करने वाला हो, सबको सुरक्षा देने वाला हो, उसी को आप लोग रखो। इसीलिए आप सबके कल्याण के लिए हमने सोचा ये आज वीडियो बना रहा हूँ। घाघवा बाबा मंदिर, मिहीपुरवा ब्लॉक, मिहीपुरवा और जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में। ये हमारा विचार हुआ कि आज ये भगवान के धाम में ही ये वीडियो बनाऊं आप सबके कल्याण के लिए। इसलिए आप लोग इसको सुनो, समझो, अपना कल्याण करो। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।